मच स्टूडेंट्स। आज की हमारे इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ के प्रोसेस रिलेटेड, यानी कि हमारा पार्ट ए में जितना प्रोसेस है मैं आज उन सब का डिटेल्स आपको जो है समझा दूँगी, ताकि आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये हर एक क्वेश्चन में आता है कि स्टडी में आपको मिलेगा कोई 2 या 3 प्रोसेस तो आपके बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। यानी अगर अलग अलग सेट की बात करूँ तो सारे आएंगे, बट आपकी सेट की अगर बात करूँ तो 2 प्रोसेस तो पकड़ के चलो आएगा। कौन आएगा ये नहीं बोल सकते। पार्ट ए का भी है, पार्ट बी का भी है। पार्ट बी का बाद में, पार्ट ए का पहले कर लो कवर, ये अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको बिना देर किए मैं आज के इस लेक्चर को करती हूँ शुरुआत। हाँ, सबसे पहले बताइएगा कि आपको ये वाला जो मैंने वीडियो आपके लोग के लिए बनाया है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। क्या ऐसा टॉपिक आपको, ऐसा क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर ऑफ जो हमारे 2024 एंड 25 सेशन के लिए रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, क्या वो उसमें दिया है ये नहीं है। ये आप स्टूडेंट्स का काम है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर मुझे आगाह कीजिए। सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तीसरा स्टाफिंग प्रोसेस, चौथा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, पांचवा हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एंड छठा हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये 3, 4, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में प्रोसेस कहीं भी डाल सकता है। सो बी रेडी, हमें सारे पॉइंट्स लर्न करके जाने हैं, कहीं से भी दे सकता है, या फिर आपको 2 या 3 मतलब केस स्टडी दे देगा और उससे आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सा मतलब प्रोसेस है और फिर उस प्रोसेस के कौन से आपके ये स्टेप हैं वो भी पकड़ने देगा। सो इट्स विल बी वेरी ट्रिकी। हम एक एक को डिटेल से बताएंगे और आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहला हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस यानी प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड है, हम लोग प्लान कैसे करते हैं वो ही बताएंगे। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी हम लोग जब भी प्लान करते हैं तो हम लोग पहले कोई एम रखते हैं, कोई गोल रखते हैं, हम किस पर प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम अजम्पशन अपने से बना लेते हैं, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, मतलब जो दिख रहा है प्रेजेंट में उसके बेसिस पर ही हम अजम्पशंस बनाते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा हम इस एक, मान लीजिए कोई आप पॉलिसी लाना चाहते हैं तो उस पॉलिसी को लाने की क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या तरीका है, उसको किस किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रेजेंट करें, तो उसके कोर्सेज यानी अलग अलग चॉइसेस क्या हैं। अगर मान लीजिए आप आइसक्रीम का प्रोडक्शन नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आइसक्रीम की कितनी चॉइसेस, कितनी वैराइटीज़, वही समझो। फिर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, तो मान लीजिए मार्केट में हमने ये लाया, इसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है हमारे लिए, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, वनीला लाया तो कितना पसंद आएगा कि नहीं, स्ट्रॉबेरी का पसंद आएगा कि नहीं, तो वो सब हमें एनालिसिस करना। सेटिंग एंड अल्टरनेटिव यानी जो हमारा बेस्ट लगेगा, जो हमें सुटेबल लगेगा, जो हमें बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट लाएगा और लोगों को पसंद आएगा, वही हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, यानी चूज़ कर लेंगे, हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो भी प्लान यहाँ पर अच्छा लगेगा वो प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट किया है तो काम भी करना पड़ेगा। सो फॉलो अप एक्शन इसके लिए है। हमें इसमें देखते हैं कि हमने जो बनाया प्लान, जो इम्प्लीमेंट हुआ, क्या वो फॉलो हो रहा है कि लोग हवा में उसको लेके उड़ा दिया, एक दिन समझे, फिर उसके बाद कोई फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या वो चेंजेस हम फॉलो कर रहे हैं, भूल तो नहीं गए। फॉलो नहीं करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला सुटेबल, जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो नहीं मिलेगा। चलो ये बहुत ज़िंदगी की बातें हो गई, अब थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब चलिए एक एक का मतलब जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा काम, मतलब किस तरीके के जॉब अवेलेबल हैं, काम को किस जॉब में, एक काम को मतलब जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ है कि आपको सेल्स का बजट निकालना है, तो वो तो सेल्स ग्रुप में डालने से हो जाएगा। तो एक काम को किस ग्रुप में डालने से होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कैसे कैसे काम को डिवाइड करते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मतलब मार्केटिंग ब्रांडिंग तो एक ही होगा, प्रोड्यूसिंग,
फिर आपको अगर आप बाहर से हैं तो आप फाइनेंसिंग, तो इन सब को जो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो अब किस ग्रुप में कौन सा काम ले जाना है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब हमें 2 तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक ऑक्यूपेशनल होता है। सो हमें कैसा मतलब एक डिविजनल होता है, एक फंक्शनल होता है। तो हमें किस तरीके का डिपार्टमेंट रखना है वो यहाँ पर देखना है। हमें एक ही में बहुत सारा कर देना है, और या फिर हमें 2 अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 2 अलग ग्रुप तब बनता है जब हम लोग प्रोडक्शन 2 ज़्यादा आइटम्स की करते हैं। एक आइटम की कर रहे हैं तो एक से मतलब एक ही में हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक है, आप वो बाद में बता देते हैं हम। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट्स में काम को बांटना ताकि काम अच्छे से हो, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो असाइनमेंट ऑफ, चलिए आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन बता ही देते हैं, रुक जाओ। डिपार्टमेंटल मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप भी अधूरे मैं नहीं जाने दूंगी, अपने स्टूडेंट्स को मैं अधूरा नहीं जाने देती। अधूरा ज्ञान इज़ वेरी डेंजरस, हाफ नॉलेज और इनकम्प्लीट नॉलेज यू कैन से। ओके वेल, सबसे पहले हमें 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक फंक्शनल आता है, एक आता है हमारा डिविजनल। फंक्शनल में क्या होता है कि हम लोग फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे आपका मार्केटिंग, प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, फाइनेंसिंग का हुआ, सेल्स का हुआ। इन चारों को हमने किस पे, फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया है। कहाँ पर, फंक्शनल डिवीजन में। एक ही आइटम प्रोडक्शन हो रहा है, उसी का ये फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा हो, मल्टी है, तो फिर हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, और उन सबका फंक्शन तो एक ही ग्रुप में रहता है। जैसे मेडिसिन है कोई एक, हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वैसलीन का है, फिर हमारा किसान केचप का है। तो मान लीजिए 2 हम पकड़ रहे हैं, किसान केचप का और वैसलीन का। उन दोनों का जो यहाँ पर ग्रुप है वो दोनों अलग होगा। मतलब उसका ग्रुप का यानी केचप का जो भी काम है वो एक ही ग्रुप में समझो है, और उसका फंक्शन का कोई डिवाइड नहीं है, फंक्शन सब एक ही साथ हो रहा है, और वैसलीन का सब फंक्शन एक ही साथ हो रहा है। समझ में आया। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसको कौन सा टास्क देना है, कैसे, एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर आते हैं एस्टैब्लिशिंग डिवोटिंग रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कौन किससे बात करेगा, किसके पास जाएगा। ऐसे वर्कर सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, सुपरवाइज़र फिर हमारे मैनेजर्स को बोलता है, मिडिल मैन को बोलता है, और मिडिल मैन क्या करता है, ऊपर वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोलता है, मिडिल मैनेजमेंट। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किससे जाके बात करेगा, कैसे रिपोर्ट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ पूछना हो, डिस्कशन करनी हो, कोई बात, कोई प्रोग्राम पर, कोई न्यू लॉन्चिंग या कोई न्यू टास्क के लिए, तो वो किसके साथ कौन बात करेगा, वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इसका। फिर आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। स्टाफिंग प्रोसेस के हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर कंपनसेशन। ज़्यादातर यही पूछता है, मैंने आपको ये भी करवा दिया है, मैं आपको छोड़ के ऐसे कुछ जाने नहीं दूँगी। क्यों, यू विल बी द टॉपर ऑफ दिस ईयर, नो। ये हमारे जो आने वाला अपकमिंग ईयर के आप टॉपर होने वाले हो, तो आपको तो मुझे अच्छा कराना ही पड़ेगा ना। क्यों, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ CCMT, डैट इज कॉमर्स क्लासेस बाई महक तिवारी। सो आप अधूरा ज्ञान कैसे ले सकते हो। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हाँ, आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो बताना होगा, और मैं आपको कोई एक को काम दूँगी, जो भी है वो क्या कर सकते हैं, वो आप प्रोसेस का नंबर 1 to 6 का प्रोसेस, जो इतना प्रोसेस है वो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट एज अ पिन मैसेज डाल दो, मैं ही कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको जस्ट मुझे बताना है, सो हाँ, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये याद हुआ है कि नहीं। तो 6 बिना देखे बुक से लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के बाद कर सकते हो, या फिर देखने के साथ ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में आते हैं हम लोग। इसमें है कि हमें कितना मैन पावर चाहिए, यानी अगर ओवरबर्डन है तो कोई मैन पावर नहीं चाहिए। ओवरबर्डन अगर है, पहले से ही वर्कर बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहिए नहीं, हमें उसको हटाना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बहुत भी काम होते हैं, फिर निकाल देते हैं बहुत लोग। तो अगर अंडर बर्डन है तब वर्कर की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में यानी लिस्ट लिख लेगा, रिक्रूटमेंट के बहुत सारे
वीज़ हैं, कैसे रिक्रूट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के बहुत सारे वीज़ हैं, हमें उसके लिए ये नहीं, इसमें क्या होता है कि कितना आपको एप्लीकेंट्स चाहिए, कितने आपको वर्कर्स चाहिए, उसका आप एक लिस्ट दे देते हो। उससे ज़्यादा का ही दिया जाता है एक्चुअली, कि चूज़ करने होते हैं ना सिलेक्शन में, तो चूज़ होता है। इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस हमारा, बट ये रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? जितना लोग हैं उतना लोग एप्लीकेशन डाल के अप्लाई कर सकते हैं। हम और आप भी कर सकते हैं, भले सिलेक्ट हो चाहे ना। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत लोगों को रिजेक्शन झेलनी पड़ती है इसके लिए। तो ज़्यादातर मान लीजिए अगर 100 लोग चाहिए तो हम लोग 200 या 300 या 500 तक के लिए हज़ार तक के लिए लोग रिक्रूटमेंट खोल देते हैं कि यस यू कैन अप्लाई। 1000 एप्लीकेंट्स आर मतलब आर अलाउड टू अप्लाई हियर। ओके, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, आपका लक अच्छा था, आपका टैलेंट, यू आर टैलेंटेड अनफ, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद आपको क्या किया जाएगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा। आपको कहाँ रखा जाए, वो प्लेसमेंट है। ओरिएंटेशन आपको बताया जाएगा, आपको मिलवाया जाएगा आपकी कंपनी के मेंबर्स से, जितने वर्कर्स हैं पहले सीनियर वर्कर्स, आप सीनियर एम्प्लॉयज़, उनसे मिलाया जाएगा। वर्कर्स नहीं, सॉरी, बट वर्कर्स अगर फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री के तो वर्कर्स से भी मिलाएंगे, तो सबसे मिलाया जाएगा। कहाँ आपका सीट है, कहाँ केबिन है, सब बताया जाएगा आपको। ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं कि आप और ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल्स गेन करके वहाँ से आकर कंपनी के लिए अच्छा करो और प्रोडक्शन में उनका इंक्रीमेंट लाओ। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी ये भी ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड प्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाए। इससे क्या होगा? आपको एक मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए अच्छे से। प्रमोशन एंड करियर के लिए आप दूसरे जगह भी काम कर सकते हो। अपना करियर डेवलपमेंट अगर चाहते हो, एक जगह से सीख लिया दूसरे जगह भी कर सकते हैं। अगर नहीं वहाँ रह के करना है कुछ भी, तो प्रमोशन आपको मिलेगा ऑब्वियसली। कंपनसेशन, और साथ साथ कंपनसेशन भी मिलता है, मतलब सैलरी, वेजेस, ये भी स्टाफ को देना ही पड़ता है। ये स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वेस्टेड है। फिर आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में। बिना देर किए हुए सेम चैप्टर के ये दोनों हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कितने प्रोसेस हम वहाँ देखिए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट जिसके 5 टेस्ट हमें याद करने पड़ेंगे, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चौथा है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिफ्थ है हमारा सिलेक्शन डिसीजन, सिक्स्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन, सेवन्थ है जॉब ऑफर, एट्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सब पढ़ना है, कहीं से कुछ भी देगा। और इसके अगर मान लीजिए स्टेप्स है ना, प्रोसेस, तो प्रोसेस का अगर मान लीजिए 4 पॉइंट का था तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। मैंने पूरा पॉइंट वाइज, पूरा सीरियल वाइज होगा सारा प्रोसेस। इधर 2 लिया, दूसरा चौथा लिया, ऐसे नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं आज तक मैंने चेक किया है। आप भी लिखोगे, कभी मार्क्स आपको ठीक ठाक मिलने वाला नहीं है, बहुत माथा ख़राब होता है उसमें। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी आपको एज़ पर आपका, मान लीजिए आपने अप्लाई किया था, आपका वो लोग चेक करेंगे कि आपका क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो उन्होंने बोला रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, क्या वो उतना आपका है। नहीं है तो वहीं रिजेक्ट, नहीं है तो वहीं पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान ही आप रिजेक्शन झेलोगे। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, 5 टेस्ट हैं। इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, आप कितना लर्न कर सकते हो, आप में कितना स्किल है, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ है आपका, वो टेस्ट, पर्सनालिटी कैसी है, वो सब टेस्ट आपका ले लिया है। तो कुल मिला के 5 टेस्ट इसमें लिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। आप कैसे हो, आपको आपकी बातों से पकड़ा जाता है वहाँ पर। आप कैसे हो, क्या आपका पर्सनैलिटी है, क्या कम्युनिकेशन स्किल है आपका, किस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितना आप स्मार्ट हो, वो सब देख लिया जाता है यहाँ पर। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, आपका कहाँ से बिलोंग करते हो, किसने आपको बोला, कहीं आप ऐसे ही तो नहीं हो, मतलब कितने अच्छे लोगों से आपका जान पहचान है, वो देखना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड क्या है आपका। सिलेक्शन, कोई टेररिस्ट वेरिस्ट तो नहीं हो, वो भी हो सकता है, मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रही, ऐसे कोई नहीं होता है, बट आजकल का दुनिया कुछ भी हो सकता है। सिलेक्शन डिसीजन, उसके बाद उस बेसिस पे सब अच्छा रहा, सब कुछ से निकल गए तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल आपका शरीर कैसा है, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। फिर आपको जॉब का एक लेटर थमा दिया जाता है, जॉब ऑफर, जिसमें आपके सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, हाँ जॉब ऑफर, मतलब आपको बोला कि आप इस काम को करने के लिए खुश हो, तो पूछा जाएगा, जॉब ऑफर किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया
तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ एक्चुअली लिखा रहता है कि कितना टर्म है, कितना काम करना है, कितना पे स्केल होगा आपका, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे हमारे ईयर वाइज, क्या होता है इस कंपनी में एक्चुअली, क्या कंपनसेशन, क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो सब के बारे में डिटेल होता है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर से रिलेटेड है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसके 5 हैं सीरियल वाइज, फिर से सीरियल वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ उलट फेर नहीं चलेगी। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब एक एक करके समझो। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब हमें बेसिकली क्या चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। सो बेसिक नीड्स आप फुलफिल करो, यही होता है, 3 ही होता है। अब अगर आपके लिए कुछ और है, दराई कान से सबका अपना अपना है नीड, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो ये है। हाँ, कोई ये मत बता देना कि मेरा नीड पबजी खेलना है, नो। कमेंट में है तो बता दो, अभी अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है। सेफ्टी नीड्स यानी हमें कैसे सेफ रहना है, हम कैसे सेफ रह सकते हैं। बिलोंगिंगनेस नीड यानी बिलोंगिंगनेस नीड मतलब हमें कोई एक साथ भी चाहिए, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नीड अपने ही फुलफिल नहीं करते, कुछ एक इमोशनली तो हमें कोई चाहिए ना, जैसे हमारे पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग, कोई और भी है देन वो भी चलेगा, फ्रेंड, एंड नॉट मोर देन दिस आई नो, और मैं बताना भी नहीं चाहती टू यू। एस्टीम नीड्स यानी हमारी एक हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा एस्टीम यानी रिस्पेक्ट वाला भी नीड होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सब कुछ पा लिया है, अब अगर कुछ सब कुछ पा लिया है तो अब हम एक शांति फील करते हैं, ऐसा फीलिंग जिसमें सब कुछ पा लिया हो, सब कुछ पा लेने वाला फीलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारा सेटिंग, अभी इसके भी आते हैं 5, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डिविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या है कि हम सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यानी किस बेसिस पे हम इसको मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड, यानी मान लीजिए आप किस स्टैंडर्ड आप करते हो कि मैं बोर्ड में 90% से ज़्यादा लाऊंगा, ये स्टैंडर्ड हो गया, आप ला रहे हो कि नहीं, फिर वो चेक करोगे कि आपका गोल फुलफिल हुआ कि नहीं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर आप एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप फिर चेक करोगे कि मेरा सही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा 90 आया कि 89 आया कि 95 आया, क्या आया मेरा। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, अगर 95 आ गया, 90% से ऊपर बोला था, चलो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने क्या किया, कवर, मतलब जो काम हो गया है उसको आप स्टैंडर्ड, आपने जो मेन बेंचमार्क सेट किया था उससे हम कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली अच्छा हो गया देन तो बहुत अच्छा, खराबी है तो कहीं कुछ गलती थी। एनालाइजिंग डिविएशन, अगर ख़राब निकला तो उसमें क्या गलती है वो भी हम चेक करते हैं उसके बाद, और उसके बाद उसको ठीक ठाक करने के लिए करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। ये हाफ ईयरली में भी हो सकता है, कुछ मार्क्स कम आ गए, आपकी एक्सपेक्टेशन से लो आया है, तो आप उसको फिर देखोगे क्या मिस्टेक थी मेरी, उसको ठीक करोगे। तो वही कंपनी में भी सेम होता है। सो आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा स्टूडेंट्स गाय, तो आप मुझे बताइए कमेंट में। और हाँ, मैं जल्दी ही सैम्पल पेपर, सारे जितने सैम्पल पेपर आपके निकल गए हैं उसका डिस्कशन मैं एक एक करके करूँगी। पेपर पैटर्न, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है उसको, कितना प्रैक्टिस चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ कवर होगा हमारे ही चैनल पे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप